सो हेलो वेलकम गाइस, सिमरन सकानी आपका हमारे चैनल से प्लेसमेंट्स पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर आपने आज के वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आज आप बहुत कुछ अच्छी चीज़ सीखने वाले हो। ठीक है, तो चालू करते हैं। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कंपनी के लाइफ स्पैन के ऊपर, यानी कंपनी का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे चलता है। यानी हम जो इंसान है, हमारा एक लाइफ स्पैन होता है, हमारा लाइफ साइकिल होता है कि पहले हमारा बचपन आता है, देन उसके बाद हमारी जवानी आती है, फिर उसके बाद हम एडल्ट बन जाते हैं, उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारी लाइफ स्पैन है। तो ऐसे ही कंपनी की भी लाइफ स्पैन होती है। कंपनी के लाइफ स्पैन के बेसिकली 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं और कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंपनी की जो खूबियां है, उसका जो ग्रोथ है, उसकी अलग अलग चीज़ें हैं, वो उसकी लाइफ स्पैन पर डिपेंड करती है कि अभी कंपनी की जो उम्र है वो उम्र कितनी है। ठीक है, सो भी आप मुझसे पूछोगे कि भाई हमें कंपनी का जो लाइफ साइकिल है वो क्यों जानना है। हमें ये जानना इसलिए है हमें ताकि हम पता कर सके कि जो कंपनी है वो अभी फिलहाल किस पोजीशन में है, वो किस तरफ बढ़ रही है, और जो बेसिकली कंपनी जिस तरफ बढ़ रही है उसको देखते हुए हमें कितना प्राइस उसको देना चाहिए। यानी हम बेसिकली कभी भी कंपनी को वैल्यू करते हैं तो फ्यूचर देख के करते हैं। तो बेसिकली हमें इससे फ्यूचर देखने में मदद मिलती है। हम बेसिकली अपनी जो प्रेडिक्शंस है उसमें जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो तो प्लीज लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। ठीक है, तो चालू करते हैं। सो कोई भी कंपनी हो जाए, कोई भी यानी कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस हो जाए, उसके बेसिकली 4 मेन स्टेजेस होते हैं। उसकी जिंदगी के 4 स्टेजेस होते हैं। जो पहला स्टेज है वो होता है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेज या फिर बेसिकली एसेट बिल्डिंग स्टेज। देन उसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है वो दूसरा स्टेज होता है बेसिकली हाई ग्रोथ स्टेज। देन इसके बाद जो तीसरा स्टेज आता है वो होता है सैचुरेटेड या फिर बेसिकली कंसोलिडेटेड मार्केट स्टेज। एंड देन उसके बाद जो चौथा स्टेज आता है वो होता है डिक्लाइनिंग स्टेज। जो पहला स्टेज होता है यानी जो एसेट बिल्डिंग स्टेज होता है या फिर जिसको हम हाई कैपेक्स यानी हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे कंपनी अपने एकदम स्टार्टिंग के स्वरूप में रहती है। कंपनी अभी एकदम छोटी सी रहती है, छोटी सी बच्ची रहती है, और यहाँ पे वो अपने आप को जीरो से ग्रो करने की कोशिश करती है, जिसके वजह से वो बहुत सारे अपने एसेट बनाती है, बेसिकली बहुत सारा पैसा खर्च करती है। जैसे समझ जाए कि कोई फैक्ट्री है तो बेसिकली वो ये स्टेज पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर सकती है, या फिर बेसिकली अलग अलग लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर सकती है अलग अलग चीज़ों के लिए। या फिर समझ जाए कि आपकी कोई दुकान है तो ये जो दुकान है वो पहले स्टेज में बेसिकली जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो कर सकती है। यानी बेसिकली कुल मिला के जो दुकान है उसके अंदर बहुत सारा माल भरना पड़ता है, यानी सामान खरीदना पड़ता है। तो वो सब सामान खरीद सकते हो, साबुन बाबुन वो सब चीज़ें। देन फ्रिज खरीदना पड़ता है, टीवी खरीदना पड़ता है, AC खरीदना पड़ता है, ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के फर्स्ट स्टेज में होता क्या है, फर्स्ट स्टेज में बिजनेस की जो मेन एसेट है वो मेन एसेट आते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है, साथ ही साथ जो सेल्स है, सेल्स भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्टेज 2 है, इसके बाद जो स्टेज 2 आता है उसमें असली ग्रोथ होने वाला है। उसमें जो कंपनी है वो अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करेगी, या फिर कुल मिला के वो अपना खुद का मार्केट शेयर बनाएगी। यानी ये जो पूरी इंडस्ट्री अगर वो नहीं है तो कंपनी अपना खुद का मार्केट शेयर बनाएगी या फिर इस पूरी इंडस्ट्री को सेटअप करेगी। ठीक है, तो कुल मिला के जो स्टेज 2 होता है उसमें कंपनी ये सब जो एसेट उसने पहले स्टेज में बनाए थे वो सब एसेट का इस्तेमाल करके उसको फायर करती है। यानी जो एसेट्स है वो सब रॉकेट है, और वो रॉकेट इंजन को कंपनी फायर करती है स्टेज 2 में, और बेसिकली उसके बाद वो थोड़ा बहुत और रीइन्वेस्टमेंट करती है। यानी वो अभी इस एसेट साइज पर रुकती नहीं है, वो अभी और ग्रो करती है और एसेट खरीदती है, जिसकी वजह से उसके पास इकोनॉमिक्स और स्केल के एडवांटेज आते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो क्या बोलते हैं जिसको हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं वो आते हैं कंपनी के पास, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है। और ये जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आता है। मेनली सब कंपनी में सेकंड स्टेज में ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ही आता है। फर्स्ट स्टेज में प्रॉफिटेबल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड स्टेज में कंपनी का प्रॉफिटेबल होना जरूरी होता है। तो अभी फर्स्ट स्टेज की कंपनी का एग्जांपल क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में जितने भी इंडिया के स्टार्टअप हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, ये सब फर्स्ट स्टेज में आते हैं। यानी अभी लोग अपने एसेट बिल्ड कर रहे हैं, जो कस्टमर बेस है वो बना रहे हैं, एंड देन इसके बाद जब ये चीज जो कस्टमर बेस है जब एक बार वो बन जाएगा उसके बाद ये लोग जो रॉकेट इंजन है उसको चालू कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं और ग्रोथ एकदम तेजी से ला सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेकंड स्टेज की बात करेंगे तो सेकंड स्टेज में कौन सी कंपनियां होती है, सेकंड स्टेज का एग्जांपल हो गया कोक 1990s में। यानी कोक ने इसके पहले अपना बहुत बड़ा ब्रांड बनाया, यानी ये जो ब्रांड था वही उनका मेन एसेट था। बहुत पैसा खर्च किया, बहुत एडवर्टाइजमेंट की, बहुत सारे बड़े बड़े हीरो को बुलाया। ठीक है, इसको कुल मिला के उन्होंने स्टेज 1 में अपना ब्रांड बनाया। देन उसके बाद उन्होंने 1990s के बाद अमेरिका में और बाकी पूरी दुनिया में अपना जो एक्सपेंशन है एक्सपेंशन किया, बहुत सारे अलग अलग देश में अलग अलग कंपनी को एक्वायर किया और जो ग्रोथ इंजन है उसको फायर किया, और कंपनी भाई क्या चल रही है। लेकिन अगर कोका-कोला के जो ग्रोथ इंजन की बात करेंगे तो सिर्फ वो 1990 से नहीं चल रहा है,
उसके बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन कुल मिला के जो उसको मेन सक्सेस है वो मेरे हिसाब से 1990s के आजू बाजू में ही मिला है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे थर्ड स्टेज, और ये जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है स्टैग्नेशन का स्टेज। यानी जो स्टेज 2 था उसमें क्या होता है, उसमें होता है ग्रोथ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ग्रोथ होता है, कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है, लेकिन वो कब तक ग्रो करेगी, जब तक वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती, जब तक वो स्टैग्नेट नहीं हो जाती, जब तक जो पूरी इंडस्ट्री वो कंसोलिडेट नहीं हो जाती। तो समझ जाए कि आपके एरिया में कोई दुकान है, अगर आपका पूरा एरिया वही दुकान से सामान खरीदता है तो वो दुकान का जो सेल्स है वो और ग्रो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बाजू वाले एरिया से बंदे आपकी दुकान में, या फिर वो आपके एरिया वाली दुकान में आके सामान क्यों ही खरीदेंगे, वो लोग कितना ट्रेवल क्यों ही करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मार्केट है वो मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, कंपनी और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती। और हर एक कंपनी मीन्स आप मानो या फिर ना मानो, हर एक कंपनी का हर एक जो बिजनेस होता है उसमें ये स्टेज आता ही है। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे, सो अभी माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट का जो मेन बिजनेस है वो क्या है, वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बेचती थी, ठीक है। सो अभी ऑलमोस्ट हर एक कंप्यूटर में तकरीबन 90 to 95% ऑफ द कंप्यूटर में विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आता है, जिसके बाद वो और क्या ही ग्रो करेगी। अभी वो मार्स पे तो नहीं जा सकती ना, मार्स पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बेच सकती, कहीं और ग्रह पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बेच सकती, जिसकी वजह से उसका वो जो बिजनेस था वो स्टैग्नेट हो चुका है। और जब ऐसा कोई पीरियड आता है, जब भी जो स्टैग्नेशन का पीरियड आता है, सैचुरेशन का पीरियड आता है, जब कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बंद हो जाता है, तब उनके जो प्रॉफिट्स है प्रॉफिट अच्छे खासे होते हैं। तब कंपनी करती क्या है, तब कंपनी जो री इन्वेस्टमेंट है, यानी कोई कंपनी री इन्वेस्टमेंट अपना कम कर देती है, और जितना भी पैसा आता है, जितना भी प्रॉफिट आता है, वो अपने शेयर होल्डर को लौटा देती है, यानी डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को दे देती है, या फिर बोनस के रूप में देती है, या फिर अलग अलग शेयर बाय कर सकती है, तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के मेनली कुछ कंपनियां ऐसा कुछ करती है। देन कुछ कंपनियां होती है जो यहाँ पे वापस से स्टेज 2 में जाने की कोशिश करते हैं। अभी आप मुझसे पूछोगे कि भाई कोई कंपनी बूढ़ी हो चुकी है, अगर हम बूढ़े हो चुके तो हम वापस जवान कैसे हो सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे जवान नहीं हो सकते बूढ़े होने के बाद, लेकिन जो कंपनियां हैं, कंपनियां जवान हो सकती है। कंपनी स्टेज 3 से वापस से स्टेज 2 में आ सकती है। कैसे आ सकती है, वो यहाँ पे एक्विजिशंस कर सकती है, वो नई नई कंपनी खरीद सकती है। जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बिजनेस था वो ठंडा पड़ने के बाद, यानी बेसिकली ठंडा पड़ने का मतलब यह है कि उसमें ग्रोथ बहुत कम होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक क्लाउड बिजनेस चालू किया, और बेसिकली और भी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस उन्होंने चालू किया, जिसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने मिला। सो कंपनियां करती क्या है स्टेज 3 में, कंपनियां या तो एक्विजिशंस कर सकती है, या फिर जितना भी अपना जो प्रॉफिट है उसको कोई ऐसे बिजनेस पे रीइन्वेस्ट कर सकती है जहां पे उनको लगता है कि भाई ये हमें आने वाले समय में प्रॉफिट देने वाला है, और प्रॉफिट के साथ ही साथ हमें ग्रोथ भी देने वाला है, ठीक है। सो बहुत सारी कंपनियां स्टेज 3 से स्टेज 2 में जाने की कोशिश तो करती है। जैसे अगर हम रिलायंस की बात करेंगे, सो रिलायंस कामयाब हो चुकी, मीन्स ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, मेरे नजरों में तो कामयाब हो चुकी है। रिलायंस ने क्या बोलते हैं, जियो में इन्वेस्ट किया, जियो चालू किया, उसके बाद रिलायंस रिटेल। सो ये सब जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। मुझे नहीं पता कितने टाइम तक होएगी, लेकिन अभी तक तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से रिलायंस का जो ग्रोथ है, ग्रोथ अच्छा खासा आ रहा है। सो कुछ कंपनियां स्टेज 3 से स्टेज 2 में जाने में कामयाब होती है, लेकिन कुछ कंपनियां कामयाब नहीं हो पाती। जैसे अगर हम आईटीसी की बात करेंगे, सो आईटीसी मेरे हिसाब से अभी तक कामयाब नहीं हो पाई इतनी ज़्यादा। आईटीसी ने जो उनका जो मेन सिगरेट बिजनेस था उसमें सैचुरेशन होने के बाद, उसमें स्टैग्नेशन होने के बाद उन्होंने होटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चालू किया, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट चालू किया। सो ये जो एग्रीकल्चर था वो सब था, उसमें थोड़ा बहुत उन्हें ग्रोथ मिला, लेकिन वो सब भी थोड़े बहुत अभी स्टैग्नेट हो चुके हैं। और होटल बिजनेस की तो मैं अभी क्या ही बात करूँ, हमारे चैनल पे बेसिकली होटल बिजनेस की बहुत ज़्यादा बुराई हो चुकी है। इनको मिला के ये सब जो चीज़ें थी वो उन्होंने स्टेज 3 से स्टेज 2 में जाने की कोशिश करने में की, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस था उसमें ग्रोथ बंद हो चुका था। सो अभी उनको कहीं ना कहीं से जो ग्रोथ इंजन है वो लाने ही पड़ेंगे। सो अभी तो वो खुद ग्रोथ इंजन बना सकते हैं, दूसरी कंपनियां बना सकती है, या फिर वो दूसरी कंपनी को खरीद सकते हैं, यानी कहीं और से ग्रोथ इंजन खरीद सकते हैं, ठीक है। सो यही था स्टेज 3। देन उसके बाद आता है यहाँ पे स्टेज 4। तो जो स्टेज 4 है उसमें क्या होता है, स्टेज 4 को हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्टेज 4 में डिक्लाइनिंग आता है, यानी कुल मिला के जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ के बदले डिग्रोथ होता है। कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी की जो सेल्स है वो कम होने लग जाती है। अभी आप मुझसे बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेनली कुछ कारणों की वजह से हो सकता है। पहला कारण तो हो सकता है कंपटीशन बहुत बढ़ गया। सो बेसिकली कंपनी का जो मार्केट शेयर वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट्स कम होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिग्रोथ देखने मिलता है। जो दूसरा जो तरीका है जिसकी वजह से हमें ये चीज़ देखने मिलती है, वो हो सकता है उस जो बिजनेस है उस मार्केट में इनोवेशन, यानी समझ जाए कि आप अगर टाइपराइटर बेचते हो, सो टाइपराइटर में कितना मस्त इवोल्यूशन आया, टाइपराइटर को कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया।
सो अभी लोग कंप्यूटर खरीदते हैं। सो अभी आपका जो टाइपराइटर का सालों से बना हुआ बिजनेस है वो बंद पड़ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे अगर कोई जो इंडस्ट्री है उसमें ऐसा कोई इनोवेशन आता है जिसकी वजह से कंपनी स्टेज 3 से स्टेज 4 में पहुंच जाती है, ठीक है। नहीं तो और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे वो डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है, यानी कंपनी ने किसी और कंपनी का रॉकेट खरीदा, यानी कंपनी ने किसी और कंपनी का ग्रोथ वाला रॉकेट खरीदा, लेकिन उस रॉकेट के लिए कुछ ज्यादा ही पैसा दे दिया, जिसकी वजह से ये जो ग्रोथ वाला जो रॉकेट था उसकी वैल्यू हमारे लिए कुछ नहीं थी, वो हमें ज्यादा दूर नहीं ले जा पाया, वो हमें ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं दे पाया, ठीक है। तो कुल मिला के कंपनी कभी कभी जो एक्विजिशंस करती है उसमें कुछ बुरे एक्विजिशंस भी होती है, जिसकी वजह से उसकी खटिया खड़ी हो जाती है, कई बार कंपनी बैंकरप्ट होने तक भी पहुंच जाती है। सो ये होता है स्टेज 4, ठीक है। सो मेनली जितने भी बिजनेस आप देखते हो अपने आजू बाजू, वो हर एक बिजनेस ये जो 4 स्टेज मैंने बताया वो 4 स्टेज में से किसी एक स्टेज में हो, फिर वो बड़ी से बड़ी कंपनी को ना हो जाए, फिर वो गूगल हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, फेसबुक हो जाए, एप्पल हो जाए, या फिर सऊदी अरेमको कोई भी बड़ी कंपनी हो जाए, या फिर आपके जो गली की जो नुक्कड़ पे जो किराने की जो दुकान है, या फिर पान की जो टपरी है वो हो जाए, चाय की टपरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हर एक चीज़ वो ये 4 स्टेज में से किसी एक स्टेज पे है ही, ठीक है। सो बेसिकली आप वो सब बिजनेसेस को एनालाइज कर सकते हो, अपने दिमाग में एनालाइज कर सकते हो, इससे आपको जो बिजनेस की जो समझ है वो समझ बढ़ेगी, ठीक है। सो कुल मिला के जो कंपनियां हैं वो इन सब में से किसी एक स्टेज में होती है, और इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें सीखना ये मिलता है, फिर इससे हमें पता ये चलता है कि जब कंपनी अपने पहले या दूसरे स्टेज में होती है, यानी जब कंपनी अपना जो ग्रोथ इंजन है, जो ग्रोथ रॉकेट है वो चालू करने वाली होती है, तब हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब हमें अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं अगर हम बराबर वैल्यूएशन के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, ठीक है। सो अगर कंपनी स्टेज 1 में होती है या फिर स्टेज 2 में होती है तब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर अगर कोई कंपनी स्टेज 3 में होती है और वो कंपनी हमें बहुत बार्गेन भी मिल रही होती है, यानी वो कंपनी स्टेज 3 में, इसका मतलब क्या है, कंपनी अभी ग्रो नहीं कर रही है लेकिन कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, और वो प्रॉफिट वो अपने या तो डिविडेंड में दे रही है या फिर कोई और इन हाउस बिजनेस वो ग्रो कर रही है या फिर एक्विजिशन करने की कोशिश कर रही है। सो जब भी कोई ऐसी कंपनी में मिलती है, सो बेसिकली चांसेस ये है कि वो बार्गेन पे नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मार्केट ये देखता है कि भाई ये बहुत अच्छी खासी कंपनी है, बहुत सालों से चलती आ रही है, सो हमें इसको अच्छा वैल्यू देना चाहिए, हमें इसको तकरीबन 25, 30 या 40 के आजू बाजू का पी रेशियो देना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी होती है जैसे आईटीसी, वो हमें बार्गेन प्राइस में मिल जाती है। अगर मैं आईटीसी की बात करूंगा सो अभी के प्राइस पे मैं आईटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूंगा। 220 के आजू बाजू का भी इसका प्राइस चल रहा है, मैंने देखा नहीं था लेटेस्ट प्राइस उसका, लेकिन जब मैंने आखिरी बार देखा तब 220 के आजू बाजू चल रहा था। सो 220 पे तो मैं आईटीसी को नहीं खरीदने वाला हूँ। क्यों नहीं खरीदने वाला हूँ? स्टेज 3 की कंपनी है, डिविडेंड रेट ठीक ठाक है, ये ऑलमोस्ट अपना जितना प्रॉफिट है वो सब डिविडेंड में देती है, एंड फिर भी वो तकरीबन 4.5% के आजू बाजू ही है। लेकिन अभी आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई तूने ऑलरेडी आईटीसी में इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने ऑलरेडी आईटीसी में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है क्योंकि मुझे वो कंपनी बहुत सस्ते दाम पे मिल रही थी। तकरीबन 1 साल के पहले मैंने वो कंपनी कुछ 167 के प्राइस पे खरीदा था, और वो जो दाम था वो दाम एकदम काबिल तारीफ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो वहाँ पे आईटीसी बहुत ज़्यादा बार्गेन प्राइस पे अवेलेबल थी, इसलिए मैंने खरीदा था वहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आईटीसी को नहीं खरीदना चाहूँगा, जिसकी वजह से इससे आपको ये भी सीखने मिलता है कि अगर कंपनी स्टेज 3 में होती है और कंपनी बहुत अच्छे खासे बार्गेन पे अवेलेबल है, सो बेसिकली हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और कभी कभी जो स्टेज 4 की कंपनियां होती है, जो डिक्लाइनिंग कंपनियां होती है, वो कोई स्पेशल सिचुएशन में हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो जो टॉपिक है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर समझ है कि वो कंपनी डिग्रोथ हो रही है लेकिन कोई और कंपनी उसका एक्विजिशन करना चाहती है और उसके बदले में वो अपने शेयर देना चाहती है, तो अगर हम इस कंपनी का शेयर खरीदते हैं जो डिक्लाइन हो रही है और हमें बदले में जो अच्छी वाली कंपनियां हैं जो इस कंपनी को खरीद रही है उस कंपनी के शेयर मिलते हैं, सो बेसिकली कभी कभी हमारे लिए यहाँ पे फायदे का सौदा हो सकता है, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे स्पेशल सिचुएशंस बोलते हैं। सो बेसिकली आप स्पेशल सिचुएशंस में आप जो चौथे स्टेज वाली कंपनी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अभी आप मुझसे बोलोगे कि भाई मैंने पूरा लाइफ साइकिल बता दिया, ऐसे करना चाहिए आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुल मिला के हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कंपनी कौन से स्टेज में है? कोई भी कंपनी किस स्टेज में है या फिर कोई भी बिजनेस किस स्टेज में है, ये पता करने का बहुत आसान सा तरीका है, और वो तरीका है कंपनी की स्टोरी। यानी हर एक कंपनी को देखने के बाद, उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद, हर एक चीज होने के बाद आपके दिमाग में कंपनी की एक स्टोरी आनी चाहिए कि भाई कंपनी में ऐसे ऐसे चल रहा है। जैसे अगर मैं आईटीसी की बात करूंगा तो आईटीसी का जो रिसर्च है वो सब करने के बाद मेरे दिमाग में एक स्टोरी आ गई कि भाई एक टाइम पे ये कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही थी। क्यों ग्रो कर रही थी? अपने सिगरेट बिजनेस की वजह से। देन सिगरेट बिजनेस एक बार सैचुरेशन पे पहुंच गया, देन उसके बाद उसके सामने ग्रो करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था एक्विजिशंस या
फिर कोई और इन हाउस बिजनेस को ग्रो किया जाए। सो उसने होटल में इन्वेस्ट किया, उसने एफएमसीजी में इन्वेस्ट किया, उसने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया, उसने क्या बोलते हैं वो जो पेपर बोर्ड वो सब होता है उसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो कुल मिला के कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया और उसमें कुछ इंडस्ट्री या फिर जो कुछ इन्वेस्टमेंट थी वो अच्छी निकली, कुछ इन्वेस्टमेंट बुरी निकली और कंपनी फिलहाल अभी स्टेज 3 में है। हमें पता कैसे चला? क्योंकि जो कंपनी है उसका जो मेन बिजनेस था सिगरेट बिजनेस वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है और कंपनी अभी वापस से स्टेज 3 से स्टेज 2 में जाने के लिए वो अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, अगर मैं किसी और एग्जांपल की बात करूंगा, जैसे अगर हम यहाँ पे एयरटेल की बात करेंगे, सो एयरटेल यहाँ पे स्टेज 2 में था, जो ग्रोथ था वो ग्रोथ अच्छा खासा था और आने वाले समय में भी अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला था। लेकिन उसके बाद वहाँ पे जियो आ गया और अचानक से जो एयरटेल है, एयरटेल स्टेज 2 से सीधा स्टेज 4 में पहुंच गया, वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे पहुंच गया, उसके प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगे, उसकी जो सेल्स डिक्लाइन होने लगे। तो कुल मिलाकर ऐसा भी हो सकता है, कंपनी सीधा स्टेज 1 से स्टेज 4 में पहुंच सकती है, स्टेज 2 से सीधा स्टेज 4 में पहुंच सकती है, स्टेज 3 से सीधा स्टेज 1 में पहुंच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बिजनेस है, जो बिजनेस होते हैं, जो कंपनियां होती है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो आपको हर एक तरह की पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए। तो जो एयरटेल थी वो स्टेज 2 से सीधा स्टेज 4 में पहुंच गई और कुल मिला के अभी कंपनी ने जो मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत कैपिटल रेज किया, उन्होंने बहुत मेहनत करके कंपनी को वापस से स्टेज 3 पे लेके आए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी उनका जो बिजनेस है वो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं सॉलिडिफाई हो चुका है, थोड़ा बहुत सैचुरेट हो चुका है। अभी यहाँ पे वो थोड़े बहुत क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट सब जगह पे उनका जो ब्रॉडबैंड सर्विस है वहाँ पे वो सब डेवलपमेंट करने की कोशिश करें, वहाँ पे ग्रोथ आने की कोशिश करें। और कुल मिला के मुझे लगता है कि अभी भी जो सिम कार्ड है, यानी जो सिम कार्ड वाला जो उनका सेक्टर है, जो टेलीकॉम सेक्टर है मेन, उसमें अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है एयरटेल का। लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है मुझे कि कितना ग्रोथ हो सकता है, जियो कितना ले जाएगा और क्या कहीं और यहाँ पे कोई और कॉम्पिटिशन आ सकता है क्या। ठीक है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। सो कुल मिला के हमें कंपनी की स्टोरी बनानी चाहिए, उसके बाद हमें कंपनी का लाइफ साइकिल समझना चाहिए। लेकिन इससे अगर हम मोटा मोटी बात करेंगे तो इससे एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ये जो कंपनियां है उनकी जो लाइफ स्पैन है वो लाइफ स्पैन छोटी होने लग गई है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोका कोला की बात करेंगे, अभी कोका कोला बेसिकली स्टेज 3 पे चल रही है क्योंकि वो अभी और ज्यादा ग्रो नहीं हो सकती, मींस थोड़ा बहुत ग्रो हो सकती है लेकिन मेरे हिसाब से और ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो सकती, जिसकी वजह से मैंने उसको स्टेज 3 में डाला है। और बेसिकली वो इतना प्रॉफिट कमा रही है, उससे वो थोड़ा बहुत एक्विजिशन भी कर रही है और अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है, जिसकी वजह से स्टेज 3 में है। सो कोका कोला को स्टेज 1 से स्टेज 3 में आने के लिए तकरीबन 140 साल लगे, आईटीसी को स्टेज 1 से स्टेज 3 में आने के लिए तकरीबन 110 साल लगे। लेकिन यार वहीं पे फेसबुक की बात करेंगे या फिर गूगल की बात करेंगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल की बात करेंगे तो वो 20 से 30 साल में ही स्टेज 1 से स्टेज ऑलमोस्ट स्टेज 3 तक पहुंच चुकी है। ठीक है, सो इससे हमें पता क्या चलता है, इसमें पता ही चलता है या तो कंपनी की जो लाइफ स्पैन है, कंपनी की जो लाइफ साइकिल है वो छोटी हो चुकी है, या तो ये सब जो नई नई कंपनियां हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, ये सब कंपनियां अभी भी स्टेज 3 में नहीं पहुंची है, या तो अभी और ग्रो कर सकती है। और मेरे हिसाब से इस चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है यानी और ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी स्टेज 3 में पहुंच चुकी है और बेसिकली अभी यहाँ पे जो उनका लाइफ स्पैन है वो लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो चुका है। ठीक है, सो ये जो वीडियो थी यहीं पे खत्म होती है। मेरे हिसाब से आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको बहुत कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।